नमस्कार दोस्तों, ब्लू क्लासेज की इस नए कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने जो प्रावर्तन वाला जो हमारा चैप्टर है, प्रावर्तन और अपवर्तन वाला, उसमें जो प्रावर्तन टॉपिक है प्रकाश का प्रावर्तन, वो अब तक हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन है जो भी है, जो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कर लिया। मतलब उसमें दर्पण है, दर्पण का हमने सारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा पहला यहाँ तक का टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक का प्रकाश का प्रावर्तन कंप्लीट हो चुका है। आज हम प्रकाश का अपवर्तन से स्टार्ट करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। पर आज हम क्या करेंगे, इसमें 3 टॉपिक लेंगे। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है और अपवर्तनांक क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों के तीनों। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक, इनसे कुछ 1 या 2 क्वेश्चन हर बार क्या बोर्ड में आते हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे। पहले बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन की पहले हमने देखा कि प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किसमें समझा था हमने, प्रावर्तन में। प्रावर्तन में हमने देखा था कि प्रकाश वो सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में नहीं, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, किसी पृष्ठ से टकरा कर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है या क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो ऐसा भी देखेंगे किसमें, अपवर्तन में देखेंगे ऐसा। तो अपवर्तन क्या है, अपवर्तन मान लो आपके पास 2 माध्यम है, एक इधर वाला माध्यम है, एक दूसरा माध्यम है, 2 माध्यम हो गए। तो यदि ऐसा हो, कैसा कि प्रकाश किरण आए, प्रकाश किरण इस माध्यम से, इस माध्यम में कोई पृथकारी पृष्ठ है जो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है। ऐसा पृष्ठ जो 2 माध्यमों को अलग करता है पृथकारी पृष्ठ कहलाता है। तो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है तो क्या होगा, एक इधर वाला माध्यम हो गया, एक इधर वाला हो गया। तो जब प्रकाश किरण आएगी तो इससे टकराएगी, टकराने के बाद इस माध्यम में जाएगी। तो यदि इस माध्यम में जाने पर उसका जो रेखा है, जो दिशा है उसकी, वो क्या हो जाए, थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, विचलित हो जाए, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाए, तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि जब अपवर्तन है, जब प्रकाश किरण किसी पृथकारी वो होता है जो दो माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है, पृथक करता है, वो होता है पृथकारी पृष्ठ से टकरा पर अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे माध्यम में क्या हो जाए, लौट जाए, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुनेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी पृथकारी पृष्ठ से टकराकर दूसरे माध्यम में लौट जाए, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात। क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात यदि दूसरे माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, अब देखो ये चित्र है, ये किसका चित्र है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन, ये है प्रकाश का अपवर्तन। इसको ध्यान से समझेंगे। यदि प्रश्न आए कि प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए तो पहले परिभाषा लिखनी है आपको, फिर क्या करना है, ये पूरा चित्र बना के आना। अब देखो ये 2 माध्यम है, यहाँ पर लिखा हुआ कांच, यहाँ पर लिखा हुआ है वायु। तो एक माध्यम तो हो गया वायु, N1 माध्यम हो गया वायु, हो गया। दूसरा है कांच, जिसको N2 नाम दिया गया, तो N2 माध्यम हो गया कौन सा, कांच। मतलब हम प्रकाश के प्रावर्तन में अब किसकी बात करेंगे, एक माध्यम तो हमारा वायु सभी को पता है, एक दूसरा माध्यम हमारा कांच दूसरा माध्यम है। तो इनमें हम बात करेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी पृथकारी पृष्ठ टकराकर कांच के माध्यम में जाती है तो वहां पर क्या होता है कि कांच के माध्यम में क्या वायु जैसे ही संचरण करती है, जैसे वायु में सीधी रेखा में गमन करती है, फिर पृथकारी पृष्ठ टकराने के बाद जब कांच में जाए तो क्या कांच में भी सीधी रहेगी, कांच में थोड़ी ऊपर होगी, नीचे होगी, क्या उसकी दिशा चेंज होगी या नहीं होगी, वो देखेंगे। तो देखो ये आपतित किरण है, कौन सी किरण है, आपतित किरण आ रही है। ये क्या है, पृथकारी पृष्ठ, यहाँ पर लिखा हुआ पृथकारी पृष्ठ है। तो इस पृथकारी पृष्ठ टकराने के पश्चात आप देख रहे हैं पहले तो सीधी आ रही थी, फिर क्या हो गई, थोड़ी इधर झुक गई, थोड़ी क्या हो गई, झुक गई। यदि इसे आगे बढ़ाए तो ये सीधी जाती तो ऐसे जाती, सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन क्या हो रही है, नीचे की तरफ झुक रही है, तो क्या हो रही है, पहले तो सीधी रेखा में आ रही थी, लेकिन पृथकारी पृष्ठ टकराने के पश्चात क्या हो गई, थोड़ी झुक गई। किसकी तरफ झुक गई, देखो यदि हमें इसे 2 भागों में बांटे तो ये क्या है, अभिलंब है, ये विलंब है, तो क्या हो गई, विलंब की तरफ झुक गई। तो हम कहेंगे कि क्या होता है, अपवर्तन में प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक के जाती है। कब, जब ये जो वायु है वो तो है विरल माध्यम, कौन सा, विरल, और इसको बोलते हैं कौन सा, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है, सघन मतलब आप सभी को पता है कि वायु है, एक तो वायु है, वायु में इतनी वायु क्या होती है, सघन होती है। सघन मतलब जो इसके कण है वो पास नहीं होते, क्या होती है, विरल होती है। दूसरी बात, ये जो कांच है, कांच क्या होता है, सघन, क्यों, क्योंकि जो कांच के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पास होते हैं। जैसे बात कर लें
कोई मेला लगा हुआ है, उसमें जो लोग जाते हैं वो तो क्या है, सघन है। क्यों? क्योंकि लोग हैं वो क्या है, पास पास हैं अधिक संख्या में। और दूसरी बात कर लें, जहां से मेला खत्म होता है, जहां से मेला खत्म होता है उसके बाहर जो भी दिखाई दे सड़क पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे, तब क्या है वो विरल है, क्योंकि वहां पर लोगों की संख्या क्या है, कम है। तो इसमें क्या है, इसमें कणों की संख्या, वायु में कणों की संख्या क्या है, कम है, तो ये क्या है, विरल। जबकि कांच में जो कण है वो क्या है, पास पास है, अधिक संख्या में पास पास है, तो ये माध्यम है सघन। तो हम कहेंगे जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है पूरा ऊपर वाला, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो किधर झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुके जाती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो आप देखेंगे कि जो प्रकाश किरण आ रही है उसको क्या बोलेंगे, आपतित। अब हम बात करेंगे अपवर्तन की, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। फिर जो पृथकारी से टकराने के बाद जो नीचे जाए दूसरे माध्यम में, उसको बोलेंगे कौन सी किरण, अपवर्तित। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, उसका अपवर्तन हो गया, तो वो कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। अब देखो हमने जैसा परावर्तन में किया था वैसा ही किसमें करेंगे, अपवर्तन में भी करेंगे। एक अभिलंब लेंगे। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण, ठीक है। फिर अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित जो किरण है उसके मध्य बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण कहेंगे। तो ये दोनों कोण हो गए। अब आप सभी को पता है कि जो अभिलंब होता है और जो पृथकारी पृष्ठ होता है उन दोनों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। किस किस के मध्य, अभिलंब, ये अभिलंब है और ये पृथकारी पृष्ठ, इन दोनों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। फिर ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाएगी, अपवर्तन का रेखा चित्र कहलाएगी कि अपवर्तन कैसे हो रहा है। फिर देखो यहीं से एक टॉपिक और है आपके, कौन सा है हुआ, कांच की स्लेब में अपवर्तन। किसकी स्लेब में, कांच की स्लेब में, मतलब कांच ले लो उसमें बताओ कि अपवर्तन कैसे होता है। तो देखो यही कांच की स्लेब में अपवर्तन का भी चित्र है। किसकी, कांच की स्लेब में अपवर्तन, लिख देता हूं इधर, कांच की स्लेब में अपवर्तन, ठीक है। यदि प्रश्न ऐसा आ जाए कि अपवर्तन को समझाओ तो भी आपको यही लिखना है, और ऐसा आ जाए कि कांच की स्लेब में अपवर्तन को समझाओ तो भी ऐसा का ऐसा ही लिखना है, बस थोड़ा चेंज होगा जो आगे जाके होगा। तो देखते हैं, यदि प्रकाश किरण, अब बात करें कांच की स्लेब में अपवर्तन की, तो प्रकाश किरण आई, टकराई, फिर कांच में चली गई। अब क्या होगा, कांच से भी वापस निकल सकती है, अरे कांच से भी वापस निकल सकती है। देखो नीचे देखेंगे ये कांच क्या हो गया, यहाँ पर पूरा हो गया, कांच का जो पोर्शन था वो क्या हो गया, पूरा हो गया। यहां से फिर से कौन सा माध्यम आ गया, N1, जिसको बोलते हैं विरल माध्यम। कौन सा माध्यम आ गया, विरल माध्यम आ गया। अब क्या हुआ कि प्रकाश किरण कांच से आई, फिर टकराई, और फिर टकराने के बाद आप देख रहे हैं कि क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो आप सभी को पता है कि सघन माध्यम से यदि प्रकाश किरण आ रही है और विरल में आ रही है, ये ऊपर वाला सघन है, कांच सघन है, और ये वायु क्या है, विरल है। तो कांच से यदि वायु में आए, सघन से विरल में आए, तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटे जाती है। किससे दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हम लिखेंगे कि कांच की स्लेब में अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। यदि प्रश्न आ जाए कि कांच की स्लेब में अपवर्तन वो कितनी बार होता है, तो कितनी बार लिखोगे, 2 बार होता है। क्यों? क्योंकि पहले विरल से सघन में जाती है, फिर सघन से विरल में जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कांच की स्लेब में अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार होता है, पहले विरल से सघन में, फिर सघन से विरल में। तो ये हो गया आपका कांच की स्लेब में अपवर्तन का। ये अपवर्तन कोण है, और ये आर है वो क्या है, अपवर्तन कोण है। इतना किसका हो गया, अपवर्तन का हो गया। तो अपवर्तन समझ में आ गया आप सभी को। तो इसका क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ये कांच की स्लेब में अपवर्तन को भी इसी से समझ लेंगे। तो फिर इसको मिटा दूंगा, फिर अगला टॉपिक करेंगे अपवर्तन के नियम। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले। अब देखो इसी से पहले हम नियम समझते हैं, इसको भी मिटा देता हूं। ये कांच की स्लेब में अपवर्तन है, हमें सिर्फ अपवर्तन चाहिए अभी अपवर्तन के नियम के लिए। तो इतना क्या हो गया, हमारा अपवर्तन हो गया। अब देखो यहां पर थी अपवर्तित, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, वो है अपवर्तित किरण। अब देखो हमने जैसे नियम परावर्तन पढ़े थे वैसे नियम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन में पढ़ेंगे। पहला नियम दोनों का ही सेम है, बस नाम का फर्क है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण
अभिलंब और अपवर्तित किरण। ये है अपवर्तित किरण। कौन सी है? अपवर्तित किरण है। तो आपतन, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित, अपवर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही परावर्तन का नियम था। परावर्तन में क्या कहा था कि जो आने वाली किरण है, आने वाली, और जो परावर्तित होने वाली किरण है वो, और अभिलंब, वो क्या है? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहां भी कहेंगे कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों किस में होंगी? एक ही तल में स्थित होंगी। तो पहला नियम दोनों का ही सेम है। तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या कहेंगे? दूसरा कहेंगे कि आपतन। अब देखो इसमें दोनों कोण बराबर नहीं होते। कौन से? कोण आई बराबर कोण आर किसमें नहीं होते हैं? अपवर्तन में नहीं होते हैं। किसमें होते हैं? सिर्फ परावर्तन में ही होते हैं। तो इसके लिए दूसरा नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, ये है आपतन कोण। आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। तो आपतन कोण की जा, आपतन कोण ये हो गया। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, आपतन कोण की जा होगी साइन, साइन आई हो गया। फिर साइन क्या होगा? आर होगा, जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कहेंगे दूसरा नियम, दूसरा नियम याद रखेंगे, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को स्नेल का नियम भी बोलते हैं। स्नेल का नियम। प्रश्न दोनों से आ सकता है कि अपवर्तन का दूसरा नियम लिखिए, या प्रश्न ऐसा आ सकता है कि क्या लिखें? लिखें स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम भी आ सकता है। तो आप है वो दोनों को याद रखेंगे कि स्नेल का नियम क्या है और अपवर्तन के नियम क्या है। फिर से सुन ले, अपवर्तन का पहला नियम है जो आपतित किरण है वो अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब आपतन कोण की जा, अपवर्तन की कोण की जा का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, फिर इन दोनों नियमों को मैं लिख देता हूं। तो लिखेंगे इन्हें अपवर्तन के नियम। फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा जो है अपवर्तनांक। देखिए यहां से लिखते हैं अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। पहला नियम अपवर्तन का, पहला नियम क्या कहता है कि अपवर्तित किरण या आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों, तीनों हो गए, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की जा, आपतन कोण आई की जा, जा का मतलब है कि जो साइन है, साइन लेते हैं साइन, कोस जा का मतलब होता है कोस। तो क्या होगा? आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात स्थिर होता है, स्थिर होता है। तो इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे साइन कोण आई बटा साइन कोण आर बराबर लिखेंगे स्थिरांक, क्या लिखेंगे? कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। इसी को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा नियम है स्नेल का नियम। क्या है? एक नंबर के प्रश्न में आ सकता है। तो क्या हो गया? हमारे अपवर्तन के नियम भी हो गए। फिर हम अगला टॉपिक करेंगे अपवर्तनांक। आप इतने इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। फिर अगला टॉपिक करते हैं अपवर्तनांक। ले लिया होगा तो इसे मिटा देता हूं, फिर अपवर्तनांक करेंगे। देखो जो अपवर्तनांक है वो हमारे अपवर्तन से रिलेटेड है कि जो प्रकाश किरण है, आप समझेंगे इसे, समझने लायक टॉपिक है। तो क्या है कि मान लो ये क्या आ रही है? प्रकाश किरण आ रही है, फिर टकराने के पश्चात ये विलंब हो गया, फिर मान लो इधर चलेगी, ये नीचे कांच है, वैसा वैसा ये क्या है? कांच है, और ये ऊपर वाली क्या है? वायु है। ये आप सभी को पता है, ये विलंब है, एम एन या एन एन से डिनोट करते हैं। ये क्या है? आपतित, आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो आप देखें जो प्रकाश किरण आती है
प्रकाश किरण आती है वो इसे टकराने के पश्चात जब कांच में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, विलंब की तरफ झुके जाती है। विलंब की तरफ क्या होती है, झुके जाती है, थोड़ा झुकाते हैं इधर, अब विलंब की तरफ झुक जाती है। मान लो विलंब की तरफ झुक गई तो विलंब की तरफ झुकेगी, तो क्यों झुकेगी विलंब की तरफ, अब विलंब की तरफ क्यों झुकेगी, ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि विलंब की तरफ क्यों झुके जाती है, जबकि परावर्तन में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो अपवर्तन में क्या होता है कि दो माध्यम हो गए, एक कांच हो गया, एक ग्रिल हो गया। आप सभी को पता है कि प्रकाश है, प्रकाश जब गति करता है तो क्या होता है, मान लो निर्वात है, पहली बात हम निर्वात ही करते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है, कि इतने वेग से प्रकाश है वो निर्वात में गमन करता है। फिर बात आती है वायु की, तो वायु में क्या हो जाएगा, प्रकाश थोड़ा कम हो जाएगा। फिर कांच की बात आती है, तो क्या कांच में भी 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड ही होगी, तो क्या कहेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि कांच में क्या होगा, मैंने बताया कांच क्या है, सघन माध्यम है। सघन का मतलब इसके कण पास होंगे, अगर कण पास होंगे तो क्या होगा, ये प्रकाश को, ये कण पास हो गए, यदि इसमें कण पास होंगे तो ये जो प्रकाश आएगा उसको क्या होगा, आगे जाने नहीं देगा। कितनी रफ्तार से, जितनी से वह वायु से आया है या निर्वात से आया है। यदि निर्वात से 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड से आया है तो वह उसे 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड से आगे नहीं जाने देगा, वो उसे क्या कर देगा, कम कर देगा। तो प्रकाश को कम कौन कर देगा, माध्यम कर देगा कम। क्यों कर देगा, क्योंकि हर माध्यम का क्या होता है, पूर्णांक अलग अलग होता है। तो आप बताएंगे यदि प्रश्न ऐसा आ जाए कि प्रकाश किरण है वो कांच में निर्वात की अपेक्षा कम वेग से गति क्यों करते, तो आप कहेंगे क्यों, क्योंकि कांच का क्या होता है, पूर्णांक किससे ज्यादा होता है, इस निर्वात से ज्यादा होता है। तो याद रखना, जिसका पूर्णांक ज्यादा होगा वह प्रकाश किरण को उतनी ही धीमी गति से जाने देगा। फिर से सुन ले, जिसका अपूर्णांक क्या, अपवर्तनांक, जिसका अपूर्णांक क्या होगा, ज्यादा होगा वह किसको प्रकाश को क्या करेगा, प्रकाश के वेग को v डिनोट कर दे तो क्या कर देगा, कम कर देगा। याद रखने की बात है, यदि अपूर्णांक ज्यादा है तो प्रकाश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रकाश की गति कम हो जाएगी। और जिसे आप सभी को पता है कि निर्वात का एक होता है, अपूर्णांक निर्वात का एक होता है, तो वह क्या करता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही जाने देता है। लेकिन इसका अपूर्णांक क्या होता है, कांच होता है, जो ग्लास होता है उसका अपूर्णांक ज्यादा होता है, जिससे वो क्या करता है, प्रकाश को धीरे जाने देता है। इसमें प्रकाश की जो चाल है वो होती है 2.88 गुना 10⁸8 वही मीटर पर सेकंड। तो इतने वेग से, देखो ये 3 है, ये 2.88 है, तो क्या है, इससे कम है, तो क्या है, कम कर रहा है प्रकाश के वेग को, तो ये कम करता है। कम कौन करता है, अपूर्णांक कम कर देता है। तो अपूर्णांक को समझते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पर वेग की बात की है, किसकी, वेग की। मान लो इसका वेग v1 है, किसका, वायु का। इसका मान लो क्या है, v2 है, किसका v2 है, इस कांच का v2 है। क्यों, क्योंकि कांच में अलग वेग है और इसमें अलग वेग है। यदि दोनों का सेम होता तो v1 यहाँ आता तो v1 ही यहाँ आता, लेकिन इसका तो क्या है, वायु का अलग है जबकि कांच का अलग है। तो हम वेग की बात करें, किसके वेग की बात करें, अपन प्रकाश के वेग की बात करें। तो अपूर्णांक किससे रिलेटेड है, दो माध्यमों में किसके, प्रकाश के वेग से रिलेटेड है कौन, अपूर्णांक किस पर निर्भर करता है, दो माध्यमों में प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है कि कौन से माध्यम में ज्यादा है, कौन से माध्यम में कम है। तो अब अपूर्णांक के बारे में और समझेंगे। देखो, जो अपूर्णांक है वो अपूर्णांक है, मान लो एक में v1 चाल है और एक में v2 चाल है। यहाँ लिख देता हूँ, ये वायु में चाल है और ये कांच में चाल है। किस में चाल है, कांच में। तो अपूर्णांक दो प्रकार से निकल सकता है। अपूर्णांक एक तो n12 निकल सकता है, एक n21 निकल सकता है। मैंने बताया कि प्रकाश है वो किस पर निर्भर कर रहा है, दोनों माध्यमों के वेग पर। प्रकाश इन दोनों माध्यमों में जो वेग है उसका, उस पर निर्भर कर रहा है। तो इन्हें दो प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसा, एक तो लिखा जा सकता है v1/v2 और एक लिखा जा सकता है v2/v1। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, v2/v1 लिखा जा सकता है। तो ये उल्टा हो जाएगा, यदि ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, 2-1 और 1-2 होगा। अब इनका मतलब क्या है, 1-2 का और 2-1 का मतलब क्या है। तो देखो, इसके सापेक्ष इसको लेंगे, मतलब v1 के सापेक्ष किसमें वेग,
V2 में मेघ, या ऐसा कह सकते हैं, इधर लिख देता हूं, ये है, ये माध्यम V1 है, वो माध्यम कौन सा है, माध्यम क्या है, वायु है, माध्यम वायु। और V2 किस में है, जो वेग है वो किस में है, माध्यम कांच में है। समझ गए, माध्यम कांच में है। तो हम क्या कहेंगे, माध्यम वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, हो गया माध्यम वायु V1, माध्यम वायु में प्रकाश की चाल V1 हो गई। फिर बटे में माध्यम कांच में प्रकाश की चाल, यदि इन दोनों का अनुपात ले लें, तो यही आएगा n/1। देखो, माध्यम वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलेंगे, इसका अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। या कहेंगे कि किसी माध्यम के सापेक्ष उसके जो दूसरा माध्यम है, उसी के जो वेग है, उसी के अनुपात को क्या बोलेंगे, हम अपवर्तनांक बोलेंगे। इसमें क्या कहेंगे, इसमें उल्टा हो जाएगा, माध्यम कांच में प्रकाश की चाल हो गई। दूसरा है माध्यम वायु में प्रकाश की चाल, ये हो गया, उल्टा हो जाएगा। तो देखो, ये जो लिखा हुआ है, ये 1-2 लिखा हुआ है, 2-1 लिखा हुआ है। तो देखो, V1 के सापेक्ष ले रहे हैं, किसके सापेक्ष, V1 के। तो जिसके सापेक्ष लेते हैं उसे दूसरे स्थान पर लिखा जाता है, और जिसका लेते हैं उसे पहले स्थान पर लिखा जाता है। तो हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं, वायु में प्रकाश के सापेक्ष, वायु में प्रकाश की चाल के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात ले रहे हैं। तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, पहले 2 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि किसका ले रहे हैं, कांच का, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो वायु पहले आ जाएगा। और इसमें देख लो, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें यदि ऊपर आया तो ये सेकंड स्थान पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यही क्या है, अपवर्तनांक। यही क्या है, अपवर्तनांक है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। दोनों का क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। और यदि इसके स्थान पर, किसके स्थान पर, इसके स्थान पर यदि निर्वात कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, निर्वात किसके स्थान पर करेंगे, इसके स्थान पर करेंगे। मतलब यदि इसे ऐसा समझे आप अलग से निर्वात का, क्योंकि हमें निर्वात में बहुत अधिकतर बार क्वेश्चन आते हैं निर्वात से रिलेटेड। ये n है, n अपवर्तनांक हो गया। अब ऊपर तो लेते हैं निर्वात में किसका, निर्वात में प्रकाश की चाल जो आप सभी को पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब बट्टा, अब नीचे ले ले कोई भी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखो, ये जो माध्यम है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, कांच भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, ये सभी क्या हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, फिर से अपवर्तनांक हो जाएगा। ऐसा कहेंगे कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। फिर से सुन ले कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को, प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो हो गया, अपवर्तनांक हो गया। तो ये हो ही गया आपको। और इन सभी में जो इनमें निकालेंगे हम, ठीक है, इसका अपवर्तनांक लेंगे। मतलब जिसका भी आपको वेग निकालना हो, क्या करें, पहले अपवर्तनांक ले लें। अपवर्तनांक कितना है, जैसे वायु का, कांच का, हीरे का, सबसे ज्यादा हीरे का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है, 2.42 होता है। याद रखेंगे, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। तो हीरे के लिए n बराबर कितना होता है, 2.42 होता है हीरे के लिए। तो ये याद रखेंगे। फिर हो गया अपवर्तनांक तक। अब आगे की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, जो अपवर्तनांक के आगे का टॉपिक है, क्या लेंगे, गोलीय लेंस लेंगे। क्या लेंगे, गोलीय लेंस। अभी तक हमने क्या लिया है, अभी तक हमने गोलीय दर्पण देखे, अब गोलीय लेंस देखेंगे। फिर उनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो देखेंगे। फिर प्रतिबिंब के बाद दर्पण सूत्र देखेंगे। दर्पण सूत्र के बाद क्या हो जाएगा, हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज के लिए। इतना ही, बाकी करेंगे कल की क्लास में।